Good morning students, my name is Shikha and today I am going to explain you chapter number 12 South Africa Geographical Features from book Footprints grade 7. So let's start. South Africa Geographical Features. South Africa is the southernmost country on the African continent. Study the map and note that most of the country lies south of the Tropic of Capricorn. South Africa shares its land boundary to the north with Eswatini, formerly known as Swaziland, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, and Namibia. Lesotho is a country landlocked with South Africa. To the west, south, and east, South Africa is bound by the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. Now students, there are 7 continents in the world. पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है. मैं कॉन्टिनेंट्स के नेम आपको बता रही हूँ. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. और अभी हम अफ्रीका के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जो कॉन्टिनेंट होते हैं इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं. इसी तरह से जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसमें 54 कंट्रीज़ आती हैं. अफ्रीका में 5 रीजन्स है. नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका. और जो साउथ अफ्रीका है ये सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड है. अब जो साउथ अफ्रीका की जो लैंड बाउंड्रीज़ है, मतलब जो ज़मीन की सीमा है, ये नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व में ये लगती हैं एस्वातिनी, जिसको पहले स्वाजीलैंड बोला जाता था, मोज़ैम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया से. स्टूडेंट्स, लेसोथो कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर ही स्थित है और इसके चारों ओर सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका है, मतलब साउथ अफ्रीका है. स्टूडेंट्स, इन योर बुक लुक एट द मैप. आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, एक मैप दे रखा है, आप इसको देखें. इसमें लेफ़्ट साइड पे अटलांटिक ओशन है जो कि वेस्ट में है, राइट साइड में इंडियन ओशन है जो कि ईस्ट में है. ये दोनों ओशंस मिल रहे हैं साउथ में. स्टूडेंट्स, आप मैप में ये भी देख सकते हो जो अभी हमने इसी पैराग्राफ में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका की जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं वो नॉर्थ में बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और एस्वातिनी से लगती है. ना स्टूडेंट्स, आप मैप में ये भी देख सकते हो लेसोथो कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही स्थित है. नेक्स्ट पैराग्राफ. Let us examine the latitudinal and longitudinal extent of South Africa. It stretches from about 22 degrees south to 35 degrees south and about 16 degrees east to 32 degrees 30 east. The country is divided into 9 provinces, each having its own provincial capital. The provinces are Limpopo, Mpumalanga, Mbombela, Gauteng, Johannesburg, KwaZulu-Natal, Free State, Bloemfontein, Northwest, Mahikeng, North Cape, Kimberley, Eastern Cape, Bisho and Western Cape, Cape Town. साउथ अफ्रीका का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 22 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 16 डिग्री ईस्ट से 32 डिग्री 30 ईस्ट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33 डिग्री ईस्ट है. और इसमें 9 प्रोविंसेस है और हर एक प्रोविंस की अपनी कैपिटल है. फिजिकल फीचर्स. एग्जामिन द मैप. एज यू कैन सी, फिजिकली साउथ अफ्रीका इज लार्जली अ प्लेट्यू विद अ स्टीप एज और एस्कार्पमेंट. Isolated mountain ranges rise above it and narrow coastal plains and lowlands border the plateau. Based on these landforms, the country can be roughly divided into the following divisions. Now students, साउथ अफ्रीका का जो ज़्यादातर हिस्सा है ये एक प्लेट्यू के ऊपर स्थित है. Now students, प्लेट्यू होता है जो भूमि में ऊंचा उठा हुआ होता है और इसका जो टॉप होता है, इसका जो सरफेस है ये फ्लैट होता है, इसीलिए प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोला जाता है. ना स्टूडेंट्स, प्लेट्यू जो है वो ऊंचा उठा हुआ है भूमि में, वो एक हाईलैंड है, उसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, मैदानी इलाका है. लेकिन जो इसके एजेस हैं, एजेस होते हैं किनारे, तो जो इसके एजेस हैं वो तीव्र ढलान वाले हैं. ना स्टूडेंट्स,
प्लेट्यू में और माउंटेन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, वो बहुत ऊंचे हैं और नुकीले हैं, लेकिन जो प्लेट्यू है वो ऊंचा है बट उसके ऊपर मैदान है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, और ये ऊपर से फ्लैट है। तो यही डिफरेंस है इसके बीच में। माउंटेन जो है वो नुकीला होता है ऊपर तक, लेकिन जो प्लेट्यू है उसके ऊपर जो उसका सरफेस है, जो टॉप है, वो फ्लैट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर इन योर बुक। आपकी बुक में जो पिक्चर, जो मैप दे रखा है, इसको देखो। इसमें इंडियन ओशन आपको दिख रहा होगा, अटलांटिक ओशन भी दिख रहा होगा। जो इंडियन ओशन है ये है पूर्व में, मतलब ईस्ट में। वेस्ट में, पश्चिम में अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन एक साथ साउथ में मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका जो प्लेट्यू है ये हाईवेल्ड प्लेट्यू है, हाईलैंड है, जो चारों ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ये पर्वत ढलानदार है जो समुद्र की ओर नीचे की तरफ जाते हैं। There is an extensive, high flat topped plateau region with an average elevation of 1000 meters that occupies almost the whole of South Africa, leaving only a narrow coastal plain to the east, south and west of it. साउथ अफ्रीका एक हाईवेल्ड प्लेट्यू है, एक बड़ा और फैला हुआ प्लेट्यू है। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज़्यादा की है। इसके ईस्ट, साउथ और वेस्ट, पूरब, दक्षिण और पश्चिम पे नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं। The central and eastern part of the plateau, which is the highest part, is called the high veld. It has an average elevation of 1200 meter to 2000 meter, with some parts as high as 3000 meter in the east and south. The high veld slopes from ईस्ट टू वेस्ट। साउथ अफ्रीका का सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट, मतलब मध्य और पूर्वी भाग, हाईएस्ट पार्ट है जिसको हाई वेल्ड बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर से 2000 मीटर की है। इसके साथ ही पूर्व के और दक्षिण के कुछ भाग 3000 मीटर तक भी ऊंचे हैं। द हाई वेल्ड स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जो हाई वेल्ड है ये पूर्व से पश्चिम की ओर ढलान वाला है। To the extreme northeast, there is a corner of the veld that is mostly below 600 meter in elevation with tropical environment. This area is known as the low veld. Towards the coast, the plateau descends sharply to the lowlands, forming steep cliffs that tower above the narrow coast. This steep, rugged edge of the plateau is known as the Great Escarpment, which separates the high plateau from the eastern and western lowlands and coastal plains. साउथ अफ्रीका का नॉर्थ ईस्ट एरिया, मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, वो लो वेल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है वो 600 मीटर से भी कम है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे ह्यूमिड होती है, नमी होती है, गर्म तापमान होता है, और यहाँ पे भारी वर्षा भी होती है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, 600 मीटर से कम की ऊंचाई है, लो वेल्ड एरिया है, और ये है साउथ अफ्रीका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नाउ स्टूडेंट्स, हाई वेल्ड और लो वेल्ड में यही डिफरेंस है कि हाई वेल्ड काफ़ी ऊंचा होता है और ये कूल एरिया होता है। लो वेल्ड ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, 600 मीटर तक का ही होता है, और ये गर्म एरिया होता है। स्टूडेंट्स, पहाड़ों और समुद्र के बीच जो डिस्टेंस है, जो निचली भूमि का डिस्टेंस है, उसको कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। ये कोस्टल प्लेन्स नैरो है। अब जो साउथ अफ्रीका की बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये ढलान वाली पहाड़ियाँ जो ऊबड़ खाबड़ हैं, जो रफ़ हैं, ये पहाड़ियाँ ढलान वाली नीचे की ओर आ रही हैं। तो जो ये ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं, ये जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, ये जो खड़ी चट्टानें हैं जो नीचे की ओर आ रही हैं, इनको ग्रेट एस्कैर्पमेंट बोलते हैं। अब ये जो तीव्र ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं जो नीचे की ओर आ रही हैं, तो ईस्ट में, वेस्ट में लोलैंड्स हैं, निचले इलाके हैं, और कोस्टल प्लेन्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, माउंटेन्स। Across the Great Escarpment and parts of the High Veld are isolated mountain ranges, berg in Afrikaans, that rise above which they include the following. To the east, a broken range of mountains over 2000 meters that forms a rough semicircle. The Yukalamba is an easy Zulu word meaning barrier of spears. Drakensberg Mountains, meaning sharp-edged dragon mountain in Afrikaans, towering over 3300 meters.
They rise steeply from the eastern coast and slope down gradually towards the high veld. The highest points are Mafadi Peak, located at 3,450 meter, and Najusti, located at 3,408 meter. Now students, साउथ अफ्रीका में सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन। इसको अफ्रीकान्स भाषा में बोलते हैं ड्रैगन माउंटेन, और इसको इजी ज़ूलू भाषा में बोलते हैं ऊखा लांबा। ऊखा लांबा का मीनिंग बताया गया है बैरियर ऑफ स्पेयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, ईस्ट में। तो जो ये पर्वत है ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। कहीं पर पर्वत जो है बहुत ऊंचा है, कहीं पर पर्वत की टूटी हुई श्रृंखलाएं हैं, और ये इतना फैला हुआ है कि ये सेमी सर्कल के फॉर्म में दिखता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2000 मीटर से लेकर 3300 मीटर से भी ज़्यादा तक की है। स्टूडेंट्स, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत ईस्ट में है। ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी जो तट है, यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएं सीधी ऊपर की ओर जा रही हैं, और ये धीरे धीरे ऊंचे मैदानों पर ढलान बनाती हैं। ऊंचे मैदान कौन से हैं? हाई वेल्ड है, मैंने आपको बताया था। हाई वेल्ड होते हैं जो ऊंचे होते हैं, और ये घास के मैदान होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ड्रैगन्सबर्ग पर्वतों में जो सबसे ऊंचा है वो है मफादी पीक, जो कि है 3450 मीटर, और नेजुस्थी जो कि है 3408 मीटर। नेक्स्ट, स्टॉर्मबर्ग, विंटरबर्ग, स्न्यूबर्ग एंड वाटरबर्ग आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न सेंट्रल रीजन्स। ईस्टर्न सेंट्रल रीजन कौन से हैं? पूर्वी मध्य क्षेत्र। नाउ स्टूडेंट्स, दे ऑल आर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट, न्यू एविलबर्ग, Swartberg, Outenial Warburg, and Rocky Veldberg are in the south central part. Next, Kamisberg, Blanchberg, and Curryberg are in the western and northwest regions. Next, arid regions. To the south, the Great Karoo, Land of Great Thirst, and Little Karoo comprise a vast arid basin in the high plateau. To the northwest, the plateau becomes an arid sandy desert region that merge with the Kalahari Desert in Namibia and Botswana. Now students, एरिड रीजन होते हैं सूखे रीजन, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, बारिश बहुत कम है, और ये सूखे रीजन होते हैं। ग्रेट कैरू दक्षिण में है और लिटिल कैरू, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सूखा क्षेत्र बनाते हैं। ये दोनों ही रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, सूखे क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं ये। और जो ग्रेट कैरू है इसको लैंड ऑफ ग्रेट थर्स्ट भी बोला जाता है, मतलब प्यास की भूमि। अब जो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, यहाँ पे जो प्लेट्यू है ये डेजर्ट रीजन होता है, रेगिस्तानी एरिया मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में ये बदल जाता है, इसके बाद ये कालाहारी डेजर्ट से मिल जाता है, जो कि नामीबिया और बोत्सवाना में है। फ्रेंड्स, कालाहारी डेजर्ट मतलब कालाहारी जो रेगिस्तान है, ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो कि नामीबिया और बोत्सवाना में है। कोस्टल प्लेन्स, सैंडबार्स एंड बेस। The lowlands and narrow coastal plains slope down from the Great Escarpment are low-lying areas between 200 meter and 400 meter in height. They are drained by the lower courses of many perennial and seasonal streams that flow down the plateau to the Atlantic and Indian Oceans. There are stretches of sandy beaches interspread between estuaries of rivers. The coastline of Africa exceeds 3,000 km in length, and marine deposition has created sandbars and spits that have given rise to the formation of several natural bays, bodies of seawater partially surrounded by land. Important ones include St. Helena, Saldanha Bay, Table Bay, and Falls Bay to the west, Mosel Bay and Algoa Bay to the east and south. Friends, जो ऊंची ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, जो ग्रेट एस्कैपमेंट की पहाड़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं, ये लोलैंड्स हैं मतलब निचले इलाके हैं, और इनके साथ ही संकरे तटीय मैदान हैं। तो जो निचले इलाके हैं और जो ये तंग तटीय मैदान है, इनकी जो ऊंचाई है ये 200 से 400 मीटर की है। नाउ स्टूडेंट्स, पेरेनियल स्ट्रीम्स एंड सीजनल स्ट्रीम्स। पेरेनियल स्ट्रीम्स होती हैं जो साल भर नदियाँ बहती हैं, ये ऐसी जलधाराएं हैं जो रुकती नहीं है, साल भर बहती हैं। और सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं जो
सीजनल वाइज, मतलब जो मौसमी होती हैं, जैसे कि भारी वर्षा होती है तभी ये बहती हैं। तो जो ये पेरेनियल स्ट्रीम्स है और सीजनल स्ट्रीम्स है, ये अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में जाकर मिलती है। स्टूडेंट्स, जब ये नदियाँ बहती हुई आती हैं, तो जब नदियाँ और समुद्र एक साथ मिलते हैं, मतलब जहाँ पर ये नदी समुद्र के साथ मिलती है, इसको एस्चुरीज बोलते हैं। जो ये नदियों के मुहाने हैं, इनके बीच बीच में रेतीले समुद्री तट फैले हुए हैं। अफ्रीका का समुद्री तट, मतलब जो इसकी तट रेखा है, 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ना स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब समुद्र की लहरें आती हैं, तो इन लहरों के साथ मिट्टी आती है, रेत आती है, तो इससे क्या बनते हैं? रेत के टीले बनते हैं। इसके साथ ही नेचुरल बेस होती है प्राकृतिक खाड़ियाँ। तो प्राकृतिक खाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे तीन ओर से तो लैंड होती है, धरती होती है, मतलब तीनों ओर से तो धरती से घिरा हुआ होता है, और एक तरफ से ये समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। पश्चिम में सेंट हेलेना, साल्धना बे, टेबल बे, फॉल्स बे, तो ये सब खाड़ियाँ हैं। ये वेस्ट में है, जो कि पश्चिम में है। मोजल बे, एल्गुआ बे पूर्व और दक्षिण में है। Students, let's come to the next paragraph. Rivers. Study the physical map of South Africa and note the names and direction of the rivers. You will see that all the rivers rise in the highest part of the high veld, the Great Escarpment or the Drakensberg Mountain, and then flow in different directions. Some rivers have partly navigable courses over the plateau but drop down to the coastal plains in rapids and falls. Now students, हमें पता है साउथ अफ्रीका एक ऊंचे पठार पर है, ग्रेट एस्कैपमेंट है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है। जो पठार के ऊपर जो नदियां हैं, जब ये नीचे की ओर आती हैं तो ये झरने के रूप में ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं और इनका बहाव बहुत तेज होता है। उसके बाद जब ये नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर झरने के रूप में गिर रही हैं, तो ऊंचे प्लेट्यू से जब ये नीचे गिर रही हैं, तो नीचे आने के बाद ये अलग अलग दिशाओं की तरफ चली जाती हैं। अब प्लेट्यू के ऊपर जो नदियाँ हैं, प्लेट्यू के ऊपर ये नदियाँ शुरुआती या ऊपरी हिस्से में तेज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ जगह पे ये धीमी भी हो जाती हैं, जहाँ पे ये गहरी होती हैं, धीमी होती हैं, और जहाँ पे नाव भी चलाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर इन योर बुक. Jugular River. When it descends, the Drakensberg Mountains form a series of 5 separate falls. The highest fall in this series is 411 meter, and the combined drop is 948 meter, making Tugela Falls the second highest waterfall in the world after Angel Falls in Venezuela. Now students, South Africa की Tugela River ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग पर्वतों से होती हुई नीचे आती है। इसके 5 झरने हैं। सबसे ऊंचे झरने की ऊंचाई 411 मीटर की है, और सभी झरनों को मिलाकर जो कुल ऊंचाई है वो 948 मीटर की है। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, जो वेनेजुएला में है। इसके बाद आता है टुगेला फॉल्स, जो कि सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज. Are the major rivers of South Africa. First है इसमें the Orange River. Orange River is the longest river in South Africa. It forms part of the international boundaries between South Africa and Namibia before emptying into the Atlantic Ocean. Now students, Orange नदी, ऑरेंज रिवर जो है, ये सबसे लंबी नदी है। ये साउथ अफ्रीका के बॉर्डर और ये नामीबिया के बॉर्डर पे है, मतलब ये दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पे है। तो दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद ये अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट, द लिम्पोपो रिवर रन्स अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. इट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन. लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका के उत्तरी भाग में बहती है और ये इंडियन ओशन में जाके मिलती है। इंडियन ओशन होता है हिंद महासागर। नेक्स्ट, the Vaal River is one of the major tributaries of the Orange River, which flows through several provinces including Gauteng and Free State. Students, जो वॉल रिवर है, जो वॉल नदी है, ये डायरेक्टली अटलांटिक ओशन में जाके नहीं मिलती है। ये सबसे पहले ऑरेंज नदी के साथ मिलती है, उसके बाद ये कई प्रांतों से गुजरती हुई जाती है, जिसमें गौतेंग और फ्री स्टेट्स भी आते हैं। उसके बाद ये अटलांटिक ओशन से मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल रिवर है, जो वॉल नदी है, ये एक सहायक नदी है ऑरेंज रिवर की। नेक्स्ट,
The Tugela River is located in KwaZulu-Natal and is known for its famous Tugela Falls, the world's second highest waterfall. Next, capes. Capes, which are extensions of the coastland jutting out into the sea, are also quite common along the coast of South Africa. Now students, capes होती हैं ऐसी चट्टानें जो समुद्र के अंदर तक फैली हुई होती हैं। ये चट्टानें ऊंची होती हैं, नैरो होती हैं, मतलब पतली चट्टानें होती हैं और ये समुद्र के अंदर तक फैली होती हैं। इसके दोनों ओर समुद्र होता है। और साउथ अफ्रीका में केव्स बहुत कॉमन है, जैसे कि द केप ऑफ गुड होप, केप अगुल्हास, केप हर्मीस, केप सेंट फ्रांसिस एंड केप रेसिफ। ये सब केप्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका में है। लेक सेंट लूसिया इज द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अफ्रीका. It is an estuarine lake with an area of roughly 350 square kilometer. Now students, सेंट लूसिया झील सबसे बड़ी झील है साउथ अफ्रीका की और ये इंडियन ओशन में जाके मिलती है। अब ये झील का जो पानी जब इंडियन ओशन, हिंद महासागर के पानी से मिलता है, खारे पानी से मिलता है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्यूराइन। तो ये सबसे बड़ी एस्ट्यूराइन लेक है और इसका जो एरिया बताया गया है वो 350 स्क्वायर किलोमीटर का बताया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन लुक एट द पिक्चर आल्सो इन योर बुक, द केप ऑफ गुड होप. Next, climate. South Africa has a temperate climate with warm to hot summers and mild to cool winters and predominantly experiences summer rainfall. Several factors affect the climate of South Africa. Other than a part of the northern region, the majority of South Africa lies to the south of the Tropic of Capricorn. The country therefore lies mostly in the South Temperate Zone. South Africa thus experiences summer in December and January and winter in June and July. Now students, temperate climate होता है जिसमें चारों क्लाइमेट आते हैं, जैसे कि समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम. साउथ अफ्रीका का भी टेम्परेट क्लाइमेट है. साउथ अफ्रीका में जो समर्स है, मतलब जो गर्मियाँ हैं, यहाँ पे गर्मी होती है और बहुत अधिक तक भी गर्मी होती है. जो विंटर्स हैं, मतलब जो सर्दियाँ हैं, यहाँ पे हल्की ठंड होती है और बहुत अधिक ठंड भी होती है. पर गर्मियों में रेनफॉल भी होती है. नाउ स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में जो समर्स हैं, जो गर्मियाँ हैं, इनके मंथ्स हैं दिसंबर और जनवरी, और जो विंटर्स हैं, सर्दियां हैं, इनके मंथ्स हैं जून और जुलाई. इसका रीज़न ये है कि साउथ अफ्रीका का जो अधिकतर हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है, इसी वजह से यहाँ पे जो गर्मियाँ हैं वो दिसंबर और जनवरी में होती हैं और जो सर्दियाँ हैं जून और जुलाई में होती है. साउथ अफ्रीका का एक पार्ट जो कि नॉर्दर्न रीजन में है, उसको छोड़कर, मतलब उत्तरी क्षेत्र के एक भाग को छोड़कर, बाकी का जो अधिकतर साउथ अफ्रीका है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है, इसीलिए यहाँ पर गर्मियाँ दिसंबर और जनवरी में होती हैं और जो सर्दियाँ हैं ये जून और जुलाई में होती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. South Africa is bordered by the Atlantic and Indian Oceans to the west, south and east. This gives a maritime climate, especially along the coast where temperatures and rainfalls are moderated by the sea. Inland areas, on the other hand, experiences extreme climates. For example, coastal Durban's winter temperatures are warmer than the Bloemfontein and its summer temperatures are cooler too. Now students, South Africa के वेस्ट में, पश्चिम पे अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में इंडियन ओशन है, मतलब पूर्व में हिंद महासागर है, और साउथ में, दक्षिण में अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों मिलते हैं. स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका का जो बॉर्डर है इस पे अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, तो इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मैरीटाइम क्लाइमेट है. मैरीटाइम क्लाइमेट होता है जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है. यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो संतुलित रहता है, बैलेंस्ड रहता है, एक्सट्रीम पे नहीं होता. और ये होता है समुद्र की वजह से, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ पे, मतलब तटीय क्षेत्रों पे. अब जो साउथ अफ्रीका के अंदर का टेम्परेचर है, जो साउथ अफ्रीका का जो इनलैंड एरिया है, इंटीरियर एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर कोस्टल एरिया के टेम्परेचर से डिफरेंट होता है. जैसे कि ब्लूमफॉन्टेन साउथ अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो बहुत
ठंडी होती हैं और गर्मियाँ भी यहाँ पे बहुत गर्म होती है। लेकिन जो डरबन है ये साउथ अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे है, कोस्टल एरिया पे है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो दोनों के ही एरियाज़ में टेम्परेचर वाइज डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. The cold Benguela current that flows north past the west coast and the warm Agulhas current that moves south along the east coast also affect the temperature of winds that cross over them and raise or lower temperatures along the coast of South Africa. Port Nolloth on the west coast has a summer temperature of 19 degrees Celsius and a winter temperature of 12 degrees Celsius, while Durban on the same latitude but on the east coast has a summer temperature of 25 degrees Celsius and winter temperature of 20 degrees Celsius. कोल्ड बेंगुला करंट ठंडी बेंगुला धारा है जो कि अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। ये पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहती है। ठंडे पानी के वजह से हवा को भी ठंडा बनाए रखती है और जब हवा ठंडी होती है तो इससे तापमान कम रहता है। वार्म अगुलास करंट मतलब गर्म अगुला धारा, ये इंडियन ओशन में बहती है, हिंद महासागर में बहती है और ये पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। ये गर्म होती है और बहुत तेज़ भी होती है और इसके ऊपर जो चलने वाली हवाएं हैं उन पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है, उन पे ये प्रभाव पड़ता है कि हवाएं भी गर्म होती हैं, इससे जो तटों का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, कोल्ड बेंगुला करंट ठंडी बेंगुला धारा पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहती है और वार्म अगुलास करंट गर्म अगुला धारा पूरब तट पर दक्षिण की ओर बहती है। पोर्ट नॉलॉथ वेस्ट कोस्ट पे है, मतलब पश्चिमी तट पर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठंडी बेंगुला धारा है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर समर्स में 19 डिग्री सेल्सियस होता है और विंटर में 12 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी ओर डरबन ईस्ट कोस्ट पे है, मतलब पूर्वी तट पर है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वार्म अगुलास करंट है, मतलब गर्म अगुला धारा है, जिसके कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है समर्स में मतलब गर्मियों में 25 डिग्री सेल्सियस है, विंटर्स में, विंटर मतलब सर्दियों में 20 डिग्री सेल्सियस है। पोर्ट नॉलॉथ और डरबन सेम लैटिट्यूड में है, पर पोर्ट नॉलॉथ वेस्ट कोस्ट में है जो कि पश्चिमी तट है और डरबन ईस्ट कोस्ट पे है जो कि पूर्वी तट है, इसीलिए दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट पैराग्राफ, with the average elevation of the plateau being 1000 meter to 1500 meter, it is important to note that altitude also influences the climate, especially in the high veld and mountains. They are cooler than the plains in summer and colder in winter. Johannesburg, located at 1740 meter, has a summer temperature of 20 degrees Celsius and winter temperature of 10 degrees Celsius. While Maputo at sea level has summer temperature of 26 degrees Celsius and winter temperature of 20 degrees Celsius. Now students, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कूल होता है। साउथ अफ्रीका एक ऊंचा प्लेट्यू है, तो जो भी लोकेशंस हाई वेल्ड पे हैं, जो ऊंचाई पे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कूल होता है। जैसे कि जोहानिसबर्ग जो है ये 1740 मीटर ऊपर है, यहाँ का गर्मियों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और सर्दियों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही मापुटो सी लेवल मतलब समुद्री तल पर स्थित है, जहाँ पे कोस्टल एरिया है ये वहाँ पे स्थित है, ऊंचाई पे स्थित नहीं है, इसीलिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट है। समर का 26 डिग्री सेल्सियस है और विंटर्स का 20 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पैराग्राफ, समर। In December, during summer, the sun is vertically over the Tropic of Capricorn and temperatures rise from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius over most of the plateau in South Africa. Now study the temperature and rainfall map of South Africa. In the northwest interior, the temperatures cross 25 degrees Celsius to about 32 degrees Celsius near the Kalahari Desert in Namibia. The higher part of the high veld in the east central region along with other mountain regions have lower temperatures ranging from 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. Now students, साउथ अफ्रीका में दिसंबर के मंथ में बहुत गर्मी होती है। सूर्य की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो तापमान है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है।
Now students, you can see in your book 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius over most of the plateau in South Africa. तो साउथ अफ्रीका का जो टेम्परेचर है समर्स का, ये बढ़ जाता है साउथ अफ्रीका के ज़्यादातर हिस्से पे, पर हर एक हिस्से पे नहीं बढ़ता। उसका रीज़न ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये उत्तरी भाग से होती हुई गुजरती है। तो यहाँ पे जो भी एरियाज़ आते हैं जैसे कि लिम्पोपो, बोत्सवाना, नामीबिया, तो यहाँ पे जो समर्स है दिसंबर में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अब जो नॉर्थ वेस्ट इंटीरियर है, मतलब उत्तर पश्चिमी इंटीरियर जो इंटरनल पार्ट है, यहाँ का जो तापमान है नामीबिया में, ये 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि कालाहारी डेजर्ट के पास है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि साउथ अफ्रीका एक ऊंचे प्लेट्यू पे है, और जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ढलानदार पहाड़ियाँ हैं। अब जो सबसे ऊपर, जो सबसे हायर पार्ट है, जो हाई वेल्ड रीजन है, मतलब ईस्ट सेंट्रल रीजन जो है, इसको बोलते हैं पूर्वी मध्य क्षेत्र। पूर्वी मध्य क्षेत्र में जो पर्वत हैं जैसे कि ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन ईस्ट सेंट्रल रीजन में है। तो ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन है और इसके साथ जो दूसरे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ का जो तापमान है ये कम होता है, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। Now next paragraph, rainfall. In this we will study about the rainfall in summer month. Now students, इस पैराग्राफ में हम समर्स में जो रेनफॉल होती है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में पढ़ेंगे। So let's start. The prevailing winds over South Africa at this time are the southeast trade winds from the Indian Ocean. They become moisture-laden winds as they blow over the Indian Ocean and the warm Agulhas current. Annual rainfall is mostly brought by these southeast trade winds and it decreases from east to west. Now students, हमने पहले भी पढ़ा था कि वाम अगुल्हास करंट जो है, वाम अगुला धारा है, जो कि इंडियन ओशन पे बहती है, और ये पूर्वी तट मतलब ईस्ट कोस्ट के साथ साथ ये साउथवर्ड्स डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा की ओर बहती है। अब जो ये वाम अगुल्हास करंट है, जो ये गर्म अगुला धारा है, इसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं में मॉइस्चर होता है, मतलब नमी होती है इन हवाओं में। ये हवाएं चलती हैं गर्मियों में, और साउथ अफ्रीका में गर्मियाँ होती हैं दिसंबर के महीने में। अब ये जो हवाएं चल रही हैं गर्मियों में, इन हवाओं को साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, जो कि इंडियन ओशन के ऊपर चलती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इन हवाओं में नमी होती है और इन्हीं के कारण एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा होती है। अब ये जो बारिश है, जो रेनफॉल है, ये सबसे ज़्यादा होती है ईस्ट में, लेकिन वेस्ट की ओर जाते जाते ये डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। अब जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं, जब ये हवाएं ईस्ट कोस्ट से टकराती हैं, मतलब पूर्वी तट से टकराती हैं, तो अपने साथ बहुत ही भारी बारिश लेकर आती हैं, जो कि 140 सेंटीमीटर से भी अबव की होती है। ये हैवी रेनफॉल होती है साउथ ईस्ट कोस्टल स्ट्रिप पे, मतलब दक्षिण पूर्वी तट पे, और हवा की ओर ढलान वाले ड्रैगन्सबर्ग पर्वतों पे। नाउ स्टूडेंट्स, जब ये गर्म हवाएं ऊंचे पहाड़ों की ओर जाती हैं और किनारों से टकराती हैं, तो जो हवा की ओर ढलान वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे भारी वर्षा होती है, जिसको विंडवर्ड स्लोप्स बताया गया है। अब क्या होता है कि जब ये हवा पर्वत की दूसरी ओर जाती है, तो हायर एल्टीट्यूड होने के कारण, ऊंचाई होने के कारण हवा की जो नमी है वो कम हो जाती है, और जो सबसे हायर वेल्ड एरिया है प्लेट्यू का, यहाँ पे जो बारिश है एज़ कंपेरेटिवली टू अदर रीजन्स कम होती है, और इसी को ही रेन शेडो इफेक्ट भी बोलते हैं। Now you can see your book also. As the winds move inland, the central parts of the plateau in the rain shadow of the Drakensberg and the high veld receive about 80 cm to 140 cm. This decreases to about 20 cm to 60 cm over other parts of the plateau. By the time the winds reach north and western South Africa, barely 5 cm to 20 cm of rainfall is received, making the region arid to semi-arid, especially on the borders with the Kalahari deserts. अब जो प्लेट्यू के बाकी पार्ट्स हैं, बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होकर 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की हो जाती है। और जब ये हवाएं नॉर्थ और वेस्टर्न साउथ अफ्रीका तक पहुँचती हैं, मतलब उत्तर और पश्चिमी एरिया पे पहुँचती हैं साउथ अफ्रीका के, तो ये 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की हो जाती है। अब
रेनफॉल इतनी कम हो गई है तो इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में, इस रीजन में सूखा होता है, स्पेशली जो कालाहारी डेजर्ट की सीमाएं हैं, मतलब जो बॉर्डर्स है कालाहारी डेजर्ट के। नेक्स्ट पेज, विंटर। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम विंटर और विंटर में जो रेनफॉल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन जून ड्यूरिंग विंटर द सन इज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द विंड्स बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में जो समर्स हैं, जो गर्मियां हैं, वो दिसंबर मंथ में होती हैं और जो सर्दियां हैं ये जून मंथ में होती हैं। स्टूडेंट्स, समर्स में हमने पढ़ा था कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती हैं, लेकिन विंटर्स में, सर्दियों में जो सूरज की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं ये जून के मंथ में है और यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं ये उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। South Africa now comes under the influence of the northwesterlies. Temperatures begin to decrease all over the country and the lowest temperatures are experienced in the high veld and the high mountains, where it is between 5 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. Temperatures often drop below freezing point at the highest elevations. अब पूरे देश का तापमान सर्दियों में कम हो जाता है और सबसे ज़्यादा ये कम होता है हाई वेल्ड एरिया पे, जो सबसे ऊंचाई है, जो ऊंचे पर्वत हैं उसकी जो सबसे ऊपर ऊंचाई है, हायर रीजन्स है, हायर वेल्ड एरिया है, यहाँ पे तापमान सबसे कम होता है जो कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस है। और ऊंचाई पे तापमान अक्सर इससे भी कम हो जाता है जिससे स्नोफॉल भी होती है। The coastal areas and the lowlands between the Great Escarpment and the oceans are cool with temperatures ranging from 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius due to the influence of the ocean. The northern part of South Africa, which are subtropical, are warmer with temperatures ranging from 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. अब ग्रेट एस्कैर्पमेंट और समुद्र के बीच का जो कोस्टल एरिया, लोलैंड एरिया, निचले इलाके हैं, ये भी ठंडे होते हैं समुद्र के प्रभाव से, जिनका तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का होता है। साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट्स में, उत्तरी भाग में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तेज़ धूप होती है, कम बारिश होती है और यहाँ का जो तापमान है वो बाकी एरिया से अगर कंपेयर किया जाए तो गर्म होता है, जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस का रहता है। नेक्स्ट, रेनफॉल। The northwesterlies that come from the Atlantic Ocean get cooled as they cross over the cold Bengal Current, which in turn lower the temperatures across the western parts of South Africa. They bring rainfall primarily to parts of the western and southwestern corners of South Africa, which receive winter rainfall and thus have a more Mediterranean type of climate. The rest of South Africa receives no significant winter rainfall. Now students, कोल्ड बेंगुला करंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। कोल्ड बेंगुला करंट होती है ठंडी जलधारा जो कि अटलांटिक ओशन पे बहती है। इस ठंडी जलधारा के ऊपर चलने वाली जो हवा है वो भी ठंडी हो जाती है। इससे क्या होता है कि तापमान कम हो जाता है और जितने भी वेस्टर्न पार्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के, वेस्टर्न पार्ट्स मतलब जितने भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जितने भी पश्चिमी हिस्से हैं, इन सब का तापमान कम हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है जहाँ पे गर्मियों में ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब सर्दियों में जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कॉर्नर्स, मतलब पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी कोने। यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे बहुत बारिश होती है विंटर्स में, और इससे क्या है कि ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है। अब जो साउथ अफ्रीका के बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्दियों में इतनी रेनफॉल नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। South Africa has 5 types of climate type and regions. First, tropical climate region, northmost part of South Africa due to its location near the Tropic of Cancer. Subtropical climate regions, coastal areas because of the influence of the sea, ocean currents and prevailing winds. Next, warm temperature steppe, veld climate, high veld and east central South Africa. Next, arid to semi-arid climate, western and non-western parts of South Africa. Mediterranean climate, southwest part of South Africa. Next paragraph students, natural vegetation.
The natural vegetation in South Africa also varies according to the pattern of rainfall distribution and temperatures. Natural forest is limited to mountainous valleys along the Great Escarpment and the southern coast. Now students, नेचुरल वेजिटेशन होती है जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियाँ घास कोई उगाता नहीं है, ये नेचुरली उगते हैं। अब जो साउथ अफ्रीका में नेचुरल वेजिटेशन है मतलब जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, ये डिपेंड होती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया पे कितनी बारिश होती है, वहाँ का टेम्परेचर तापमान कैसा है, सर्दी है गर्मी है क्या है। तो साउथ अफ्रीका का जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हर एक पार्ट्स में मतलब एरियाज़ में डिफरेंट है। The northernmost areas that are the warmest have tropical savanna grassland type of vegetation with few small trees, shrubs and short grasses. ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड में छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और छोटी घास होती है और ये घास का मैदान है जो कि साउथ अफ्रीका के उत्तर में है, उत्तर दिशा में है और ये एरिया जो है ये गर्म एरिया है। Next paragraph. To the south of the northmost areas and towards the east and central South Africa are temperate grasslands or steppe wild type of vegetation that is typical of most of South Africa. The grasses are long but dry during the cold, dry winter season. However, they become green and vibrant with the arrival of spring and summer rains. Now students, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं, घास के खुले मैदान होते हैं और यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। साउथ अफ्रीका के उत्तरी भागों के दक्षिण में और पूर्व और मध्य साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वनस्पतियाँ हैं वो स्टीप और वेल्ड वनस्पतियाँ हैं जिसके अंदर पेड़ बहुत कम होते हैं और घास के खुले मैदान होते हैं और झाड़ियाँ छोटी होती हैं और इसी टाइप की जो वनस्पतियाँ हैं ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में मिलती हैं। घास बहुत लंबी होती है पर सूखी होती है सर्दियों के मौसम में, लेकिन जब स्प्रिंग का मौसम आता है और गर्मियों की बारिशें आती हैं तो ये हरी भरी हो जाती है। नेक्स्ट, along the east and southeast coast are coastal palm forest. To the west is arid desert to semi-arid xerophytic scrub and bush vegetation often referred to as Karoo. The Nama Karoo is typical of the west central region, while the succulent Karoo is found further to the drier west. Naras and Mongongo are typical vegetation types found in these regions. एरिड डेजर्ट होती है जहाँ पे बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, सूखा बहुत ज़्यादा होता है और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं जहाँ पे बारिश तो होती है पर बहुत कम होती है और यहाँ पे भी सूखा होता है। और ज़ेरोफिटिक स्क्रब और बुश वेजिटेशन ये वनस्पतियाँ हैं जो इन रेगिस्तानों में उगती हैं। इन एरिड डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट्स को, इन रेगिस्तानों को कैरू भी बोला जाता है। ये साउथ अफ्रीका के वेस्ट में है। नामा कैरू साउथ अफ्रीका में वेस्ट सेंट्रल रीजन पे है, पश्चिमी मध्य रीजन पे है और सकलेंट कैरू पश्चिम के सूखे एरिया में पाया जाता है। नारास और मोनगोंगो वनस्पतियां हैं जो इन एरियाज में मिलती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वेजिटेशन इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर हैज़ अडेप्टेड टू द ड्राई समर एंड वेट विंटर कंडीशंस. इट इज़ नोन एज फिनबॉस पाइम. This Mediterranean type of vegetation has thick, fat tap roots, small spiky leaves and flowers that typically bloom in the winter. However, many of these areas have now been cleared for fruit orchards. Now students, मेडिट्रेनियन क्लाइमेट होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में और सर्दियों में बारिश होती है और जो सर्दियाँ होती हैं वो हल्की सर्दियाँ होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं वो मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, कांटेदार पत्ते होते हैं, मोटी जड़ों वाले होते हैं और छोटे पौधे होते हैं और यहाँ पे सर्दियों में फूल भी खिलते हैं। ये वेजिटेशन साउथ वेस्ट कॉर्नर दक्षिण पश्चिमी कोने में मिलती है जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं। यहाँ पे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बारिश होती है और सर्दियाँ हल्की होती हैं जिसको मेडिट्रेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। जो यहाँ की वेजिटेशन है, जो प्लांट्स इतनी ड्राई समर्स में और वेट विंटर्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इसको फिनबॉस पाइम बोलते हैं। अब बहुत सारे एरियाज़ हैं जो क्लीन कर दिए गए हैं फलों के बाग के लिए। वाइल्ड लाइफ, South Africa with its climate and vegetation provides a habitat for various kinds of wildlife.
The national and provincial governments have implemented strong conservation measures to safeguard South Africa's wildlife. The 219 conservation parks and reserves play a crucial role in the preservation and protection of their natural habitats. Now students, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका का जो क्लाइमेट है, जैसे गर्मियाँ भी होती हैं, सर्दियाँ भी होती हैं, जो वेजिटेशन है जैसे घास के खुले मैदान हैं और बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो इन सब से क्या होता है कि जो जानवरों को रहने की जगह भी मिलती है, खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, तो जानवरों के लिए ये एक प्राकृतिक घर है। नाउ स्टूडेंट्स, नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कंजर्वेशन पार्क्स और रिजर्व्स बनवाए हैं। ये 290 कंजर्वेशन पार्क्स और रिजर्व्स हैं और ये इसलिए बनवाए गए हैं ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है उसकी रक्षा की जा सके, उसका बचाव किया जा सके। नाउ स्टूडेंट्स, नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर हैं इनको रहने के लिए, क्योंकि खुली घास के मैदान होते हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगल है, तो रहने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट होता है, खाना भी मिल जाता है और पानी भी मिल जाता है और यही एनवायरनमेंट इनको सूटेबल भी होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Today, the expansion of human settlements and the need for land for mixed farming have resulted in the dwindling of wildlife numbers, along with the clearing of natural vegetation in many years. Now students, आज के टाइम में क्या है कि पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए है, फार्मिंग के लिए भी जगह चाहिए है। इसलिए क्या हो रहा है कि लैंड की रिक्वायरमेंट है, भूमि की रिक्वायरमेंट है। तो जब लैंड की रिक्वायरमेंट है तो जो नेचुरल वेजिटेशन है ये कम हो रही है और इसके साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है इसका भी नंबर जो है वो कम हो रहे हैं, ये डिक्लाइन हो रहे हैं। dwindling ऑफ वाइल्ड लाइफ नंबर्स का यही मतलब है कि ये संख्या कम हो रही है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बिग गेम हंटिंग, although now allowed only seasonally and under strict regulations, attracts large number of tourists every year. Now students, साउथ अफ्रीका में कुछ जानवरों का शिकार अलाउ है सीजनली, जिसकी वजह से हर साल बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और इस शिकार में, इस हंटिंग में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। जिन जानवरों का शिकार अलाउ नहीं है उनके नाम है ग्रिसबॉक्स, क्लिपस्प्रिंगर्स, रेड हार्टबीट्स, जिराफ्स, ब्लैक राइनोसेरस, पेंगोलिन्स, एडवार्क्स। तो ये जो जानवर हैं इनका शिकार यहाँ पे अलाउ नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Lion, elephant, cheetah, leopard, giraffe, rhinoceros, hyena, hippopotamus, African buffalo, baboon, zebra, a range of deer and antelope, jackal, caracal, mongoose, reptiles. In reptiles category, pythons, mambas and cobras. After this, amphibians and a huge variety of insects and even seals and penguins find a home in many national parks and reserves across South Africa. Next paragraph, flamingo, kingfisher, pelican, vulture, ibis, owl, heron, egret, black eagle, cormorant, jackass, bearded vulture, petrel and skua are part of the rich bird life in South Africa. Now students, in this page only, look at the box. Did you know? People from all over the world come to see the big five: the African elephant, Cape buffalo, lion, black rhino and leopard, which can be spotted at many of South Africa's national parks. The springbok antelope is South Africa's national animal. The blue crane is its national bird. The national fish is the guljon or black bream. South Africa's national flower is a giant protea. Now students, come to the next page. Here also see this box. Did you know? The northern areas of South Africa with savanna grassland provide perfect condition for a variety of wildlife and have most of South Africa's national parks and wildlife reserves such as the Kruger, Markele and Mapungubwe National Park. Now let's come to the next paragraph. Soil. Only about 1/10 of South Africa's land area has soils suited for agriculture,
Wind, rain, and poor farming methods cause soil erosion, and every year the process of desertification decreases the area that is cultivable. विंड, रेन और पुअर फार्मिंग मेथड, जैसे हवा बहुत तेज़ है, बारिश बहुत ज़्यादा है और खेती करने के तरीके भी अगर ठीक नहीं है, तो इससे सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं रहेगी। मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी तो धीरे धीरे डीसर्टिफिकेशन होगा। डीसर्टिफिकेशन होता है जिसमें उपजाऊ ज़मीन बंजर ज़मीन में कन्वर्ट हो जाती है और खेती नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, जो खेती के लिए एरिया है, फार्मिंग के लिए जो एरिया है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब पूरे साउथ अफ्रीका की जो टोटल लैंड है उसके सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और एग्रीकल्चर के लिए सूटेड है। Most soils in South Africa, especially in the western half of the country, are sandy desert soils to semi-desert loamy soils due to the low rainfall that creates desert-like conditions. They are unsuitable for agricultural production on a substantial scale. साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ज़्यादातर स्पेशली वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिम भाग में, ये सैंडी डेजर्ट सॉइल, ये रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी है और रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी में कुछ जगह पर लोमी सॉइल भी इंक्लूडेड है। बट यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, लो रेनफॉल है, इसीलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल के लिए अनसूटेबल है। द ईस्टर्न हाफ ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ grassland soils that are deep, dark, and fertile because of the organic content from decayed grass roots and stem in it. These are found over parts of the plateau to the center and north. Grassland soils होती है घास के मैदानों की मिट्टी, और ये गहरी काली होती है और फर्टाइल मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, और इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी होते हैं, और ये साउथ अफ्रीका के प्लेट्यू पे सेंटर और नॉर्थ में पाई जाती है। Red and lateritic soils that are heavily leached in the lowlands to the east of the Great Escarpment. Clayey soils are found in the river valleys. ग्रेट एस्कैर्पमेंट के ईस्ट में, ईस्ट होता है पूरब, यहाँ के जो निचले इलाके हैं यहाँ पे रेड और लैटरेटिक मिट्टी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स पानी में घुलकर बह जाते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। मिट्टी जब उपजाऊ नहीं रहती तो खेती करना मुश्किल हो जाती है। नदी के घाटी के पास क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, विजुअल समरी। साउथ अफ्रीका's physical feature include a diverse landscape, vast plateau that covers most of the country, steep rugged edge of the plateau known as the Great Escarpment, the Drakensberg Mountains, Great Karoo and Little Karoo, vast arid basins in the high plateau, coastal areas along the Indian and Atlantic Oceans, and several rivers such as Orange and Limpopo River. Next, the northernmost part of South Africa has a more tropical type of climate. The coastal areas have a subtropical climate. The western and northwestern parts of South Africa have an arid to semi-arid type of climate. The higher mountain regions have a temperate mountain type of climate. The southwest part of South Africa has a Mediterranean type of climate. Next, South Africa's natural vegetation is diverse and includes a wide range of ecosystems such as grasslands, savannas, deserts, fynbos, and forests. This variety is due to the country's different climates and topographies, making it a biodiversity hotspot with numerous plant and animal species adapted to these environments. Next, South Africa has a wide range of soils. Sandy desert soils are found in the west and south. Grassland soils are found in some parts of the plateau. Red and lateritic soils are heavily leached in the lowlands to the east of the Great Escarpment, and clay soils are found in the river valleys. Students, we are done with this chapter. Thank you.